हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको सोलो लेबलिंग के सीजन 2 में। आज मैं इस वीडियो में इसके एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स बिगिन। वीडियो के स्टार्टिंग में हम जिन्वू को देखते हैं जो सो रहा था। उसे जिना का कॉल आता है क्योंकि वो आज उनके टीचर से मिलने वाला था। वो अब रेडी होके उनके स्कूल में जाता है जहाँ पर दूसरे लड़कियां उसे देख के उसके ऊपर फिदा हो रहे थे। जिना अब अपने भाई से पूछती है, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। जिसे सुन के जिन्वू उसका गाल खींचता है। खैर उसके बाद वो जाता है जिना के टीचर से मिलने। उसका टीचर जिन्वू से कहती है कि जिना एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे बहुत अच्छे ग्रेड्स भी मिलते हैं। जिन्वू को ये सब सुन के थोड़ा राहत मिलता है। जिना के मॉक एग्जाम के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे आराम से मेडिकल स्कूल में सीट मिल जाएगा। इसलिए टीचर जिन्वू से कहती है कि वो जिना पर एडिशनल प्रेशर ना दे और जिन्वू ये बात समझ जाता है। देन टीचर जिन्वू से एक बात पूछती है, अगर जिना एवेकन हो जाता है तो क्या जिन्वू जिना को हंटर बनने पर अलाउ करेगा? जिस पर जिन्वू साफ साफ मना कर देता है। खैर उसके बाद वो जाता है हानसोंग से मिलने। हानसोंग जिन्वू को देख के पहचान लेती है और पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन्वू उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वो अपने बहन के साथ था और हानसोंग को पता चल जाता है कि ये जिना का भाई है। वो जिन्वू से बोलती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है हमारे टीचर ने तुम्हें क्या बोला, लेकिन मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगी, बस हंटिंग करने जाऊंगी। जिन्वू उसे समझाता है, तुम एक ई रैंक हंटर हो, मुझे यकीन है हमारे स्ट्राइक टीम में रह के तुमने कुछ पैसे कमाए होंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी। ये सब सुन के अब हानसोंग को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू से कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ एडवाइस देने आए हो तो वापस घर चले जाओ। इसके अलावा तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो, है ना? जिन्वू उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिसे सुन के वो भी सरप्राइज हो जाती है और सीन चेंज हो जाता है एयरपोर्ट में, जहाँ पर वो जिन डोंगसो को लेने आया था। डोंगसो एक एस रैंक हंटर है और वो बहुत दिनों बाद कोरिया लौटा है। उससे यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि वो अपने भाई के मौत का बदला ले सके। अब डोंगसो वो जिन से कहता है, क्या तुम मेरे को रोकना चाहते हो? जिस पे वो जिन कहता है कि वो सिर्फ अपना ड्यूटी निभाएगा। खैर सीन चेंज हो जाता है एक सी रैंक गेट के पास, जहाँ पर कुछ हंटर मौजूद थे। तभी वहाँ सोंग जिन्वू और हानसोंग ई आते हैं। जिन्वू इनसे कहता है, अरे आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम बहुत दिनों बाद मिले। सांगमिन कहता है, ओ जिन्वू, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुमसे ये बात सुनूंगा, ये सरप्राइजिंग है। वो हानसोंग को भी देख के पहचान लेता है। देन वो कहता है, तुम्हारा टाइम एकदम परफेक्ट है, इस एरिया को एक हाई फ्रीक्वेंसी गेट के लिए डिजाइन किया गया है। तभी इनके पास एक ए रैंक हंटर आता है जिसका नाम किमचुल है और उसके पास एक बड़ा सा शील्ड है। अब किमचुल इन दोनों को देख के बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इन ई रैंक बच्चों के बीच में फंस गया। एक्चुअली उसे पता नहीं है कि जिन्वू क्या चीज है। उसके बाद मैनेजर अनाउंस करता है कि कितने हंटर्स गेट के अंदर जाएंगे, जिसमें एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर और 2 ई रैंक हंटर होते हैं। टोटल 10 हंटर इस गेट के अंदर जाएंगे। देन वो गेट के अंदर जाते हैं। तभी अचानक कुछ अजीब सा होता है, यानी कि कुछ खतरा। उन्हें जल्दी ही बाहर आना होगा, लेकिन उससे पहले ही गेट रेड कलर का हो जाता है। जिन्वू बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। वो मैनेजर से कहता है कि उन्हें तुरंत ही मेन स्ट्राइक स्क्वाड को इन्फॉर्म करना होगा। मैनेजर मास्टर को कॉल करता है। जब मास्टर ये बात सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि एक सी रैंक का गेट रेड कलर में कैसे बदल गया, और वो कहता है कि वो वहाँ पे जल्दी पहुँचेगा। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ कश्मीर के वादियों में पहुँच गया था। जिन्वू को छोड़कर बाकी सब तो सदमे में थे कि वो कहाँ पहुँच गए। हानसोंग को नहीं पता ये रेड गेट क्या होता है। जिन्वू उसे समझाता है, ये दूसरे टिपिकल गेट की तरह नहीं है। अगर तुम एक बार इसमें घुस गए तो ये तुम्हें एक बाहरी दुनिया के अलग ही तहखाने में ले आएगा। तुम बाहर तब तक नहीं जा सकते जब
तक तुम इसके बॉस को ना हरा दो, बाहर से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके अलावा अंदर जादुई बीस्ट भी होते हैं जो कि आमतौर पर सामान्य से अधिक मजबूत होते हैं। तभी इनकी तरफ एक तीर आता है, लेकिन सही टाइम पर जिन्बू उस लड़की को बचा लेता है, जिससे तीर जाकर एक हंटर के मुंह पे लगता है। देन हम देखते हैं कि जिन्बू ने भी अपने हाथ पर एक तीर पकड़ा हुआ है जो कि इन लोगों ने पेड़ों के ऊपर से चलाया था। ये आइस इविल्स हैं। ज्यादातर लोगों ने इन्हें नोटिस नहीं किया था, जिस वजह से उनके साथी का ये हाल हुआ। अब आइस इविल्स भी यहाँ से भाग जाते हैं और किमचुल कहता है, जैसा कि तुम सब जानते हो, एक रेड गेट का मतलब है हम समर्थन से पूरी तरह से कट गए हैं। यहाँ हाईएस्ट रैंक का हंटर मैं हूँ, तो सब मेरी बात सुनो। हमें इस तहखाने से बाहर निकलने में कई महीने भी लग सकते हैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि हम सभी तब तक जिंदा बचेंगे। एक रेड गेट का मिनिमम कठिनाई बी रैंक तक ही होता है, इसलिए मैं इस तहखाने को साफ करने के लिए एक अलग टीम बनाऊंगा। अगर वो यहीं पे रहते हैं, या तो वो बर्फ से जम के मारे जाएंगे या फिर आइस इविल्स के हाथों मारे जाएंगे। किमचुल गारंटी देता है जो कोई भी उसे फॉलो करेगा वो बाहर जिंदा वापस जाएगा। दो हंटर तुरंत ही राजी हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। जब तीसरा आदमी भी जाने के लिए बोलता है तो किमचुल उसे धक्का दे देता है और कहता है तुम नहीं आ सकते। एक्चुअली इसके अंदर और आउटसाइड वर्ल्ड में टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर का एक दिन बाहरी दुनिया का कुछ ही घंटे के बराबर है। किमचुल कहता है वो सब यहाँ कुछ महीने तक भी रह सकते हैं, बस जिंदा रहना जब तक वो बॉस को ना हरा दे। देन एक बी रैंक की हंटर बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं उनके ग्रुप में जा सकती हूँ? किमचुल कहता है तुम्हें जो सही लगे। वो लड़की जिन्बू से बोलती है तुम एक ई रैंक हंटर नहीं हो, है ना, एक ए रैंक या फिर उससे भी ऊपर। खैर किमचुल और उसका ग्रुप एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। जिन्बू पहले ही कह देता है सावधान रहना। देन हम किमचुल और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक दिशा में चल रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ पर भालुओं के नाखून का निशान दिखता है, जिसे देख के एक हंटर कहता है हमने ई रैंक हंटर्स को मरने के लिए छोड़ दिया, उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं किया था। लेकिन किमचुल कहता है उनके पास एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर है, पर उन्होंने एक ई रैंक हंटर को अपना लीडर क्यों बना दिया? खैर वो लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और बर्फीले भालू भी बाहर आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। एक बर्फीला भालू किमचुल के शील्ड पे हमला करता है, जिससे उस भालू का नाखून टूट जाता है। देन किमचुल भी उसे दो हिस्सों में काट देता है। दूसरी तरफ हम जिन्बू के ग्रुप को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच मौजूद थे और उन्हें बहुत तेज ठंड लग रहा था, इसलिए जिन्बू अपना पावर यूज करके उसमें से जैकेट्स निकालता है। इन दोनों को ये मैजिक की तरह लग रहा था, बल्कि हाई रैंक के हंटर्स भी अपने पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 लो लेवल के आइटम ही रख पाते हैं। जिन्बू इनसे कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी मत पूछना। तभी यहाँ पे एक आइस बियर आ जाता है और सीन चेंज हो जाता है। मास्टर उस गेट के पास पहुंच चुका था। वो कहता है अब बस सब कुछ हंटर किम के ऊपर ही है। मैनेजर उसे बोलता है कि वहाँ जिन्बू भी है। मास्टर उसका रैंक पूछता है, जिसपे मैनेजर कहता है कि उसका रैंक ई है, लेकिन उसे संदेह है कि जिन्बू पुनः जाग गया होगा। मास्टर पूछता है क्या तुम कंफर्म हो? तभी वहाँ वोजिन और वांग डोंगसो गाड़ी में आते हैं। डोंगसो पूछता है क्या यहाँ कोई ए रैंक गेट या कुछ और है? खैर बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बेक्योनु, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे मिलूंगा। बेक्योनु पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए, तुम हमारे जूरिसडिक्शन में क्या कर रहे हो? डोंगसो बोलता है क्या कहा तुमने? तुम्हारा जूरिसडिक्शन? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तो बताओ ये ई रैंक के कचरे व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ मैं सोंग जिन्बू की ही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ जल्दबाजी में आया और वो साला रेड गेट के पीछे फंस गया है। मैं कम से कम उसे देखने की उम्मीद कर रहा था। वो जिन सोचता है जिन्बू बहुत किस्मत वाला है और डोंगसो भी अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रेड गेट के दूसरे साइड में मौजूद है। खैर हम देखते हैं जिन्बू को जो बर्फीले भालुओं को दबा के पेल रहा है, मतलब एक ही बार में भालुओं का काम खत्म, फिनिश। जिन्बू को अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं क्योंकि ये जानवर हाई रैंक वाले थे और उसका लेवल अप हो जाता है। देन वो बैठ के बियर के मीट को पका के खाने लगते हैं
और मैं बता दूं यहाँ उन दोनों को छोड़कर एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर हैं। खाने के बाद जिन्बू एक्सरसाइज करने चला जाता है। खैर उसके बाद वो एक खुले मैदान में आ जाता है और अपना शैडो आर्मी निकालता है। उसके सामने बहुत सारे बर्फीले भालू थे, लेकिन उसके शैडो आर्मीज उन सभी को मार रहे थे। वो बीच में से कट भी रहे थे, बट वो फिर से जुड़ जाते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा भालू चिल्लाते हुए बाहर आता है, यानी कि ये उन सभी भालुओं का लीडर था। वो शैडो आर्मी के ऊपर पंजा मार के आगे बढ़ता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे जिन्बू के जो शैडो सोल्जर्स थे वो राख हो गए। लेकिन इग्रिस मौजूद था। वो आगे बढ़ के भालू के कंधे को काट देता है। देन घूम फिर के वो उसके पैरों को भी काट देता है। देन वो सीधा काटता है उसके सर को, जिससे वो मारा जाता है। जिन्बू सोचता है अगर इग्रिस पूरे समय अपने तलवार से लड़ता रहता तो वो मुझे भी मार डालता। केवल मेरे करंट लेवल पर ही हम समान स्तर पर हैं। वैसे इग्रिस का स्वॉर्ड गट्स के स्वॉर्ड जितना लंबा है। जिन्बू इग्रिस को शाबाशी देता है इस काम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी तरफ हम किम चुल और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि आइस एबल्स के हाथों बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे, यानी मारे जाते हैं। बस किम चुल ही वहां से भाग जाता है और फाइनली हम आइस एबल्स के बॉस को देखते हैं, जिसका नाम है बारका। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।